रजिस्टेंस की जो वैल्यू है बैटरी की उसको बहुत हाई मान लिया गया है क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 23 कर रहे थे ना 3.23, तो इसमें गड़बड़ी है। वो गड़बड़ी ये है कि बैटरी जो है, जो जिसका EMF E दिया हुआ है, उसका जो स्मॉल r जो रेजिस्टेंस होता है इट इज़ लार्जर देन R एंड लार्जर देन X, या कहीं कि बहुत ज़्यादा है। ठीक है, उस केस में इन दोनों को चेंज करने की वजह से करंट में ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और फिर जब आप रिलेशन लिख रहे हैं उसमें दोनों जो I1 I2 लिया गया था ना उसको लेने की कोई ज़रूरत नहीं हो जाएगी। फिर I1 I2 को हटा के सीधे I ले लेंगे तो वही I ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है या कह लें कि कुछ कमी है। ठीक है, जो इन्होंने दिया नहीं है, या फिर आपको कोई स्टैंडर्ड बैटरी का जो रेजिस्टेंस होता है इंटरनल रेजिस्टेंस वो कितना होता है, वो तो बैटरी टू बैटरी वेरी करता है। इनका कहना यह है कि जो 10 ओम दिया हुआ है उसको हम बैटरी के रेजिस्टेंस से बहुत कम मेजर कर लें, तो ये थोड़ा सा जो डेटा दिया गया वो इनसफिशिएंट है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद और कोई डाउट है आपका इस चैप्टर में से? कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर 3.16 20 सेकेंड भी था ना डाउट, तो हाँ वो मैं करके भेज दूंगा आपको। ज़्यादा लंबे क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करने में काफ़ी टाइम कंज्यूम कर सकता है, और नहीं होगा तो फिर मैं समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 16, 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, 2 वायर्स हैं इक्वल लेंथ के, वन ऑफ एल्यूमिनियम एंड अदर ऑफ कॉपर हैव द सेम रेजिस्टेंस। ठीक है, दोनों का लेंथ तो सेम है, एक है एल्यूमिनियम का और दूसरा है कॉपर का, लेंथ दोनों का L ही है। विच ऑफ द 2 वायर्स इज लाइटर, तो लाइटर कौन होगा, मतलब हल्का। तो कॉपर की जो डेंसिटी, एल्यूमिनियम का मालूम है कि आपको एटॉमिक नंबर 13 होता है, और कॉपर का कितना होता है? कॉपर का एटॉमिक नंबर 30। आप मुझे चेक करके बताओ कि कितना होता है। बुक में शायद लास्ट में दिया हो। ठीक है, कभी कभी मैं भूल भी जाता हूँ ये नंबर्स, तो एक बार चेक करके मुझे बताओ कि कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है। शायद आपके बुक के लास्ट में दिया हुआ हो कोई टेबल वगैरह। ठीक है, जो भी इससे ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता है। ठीक है, कॉपर का मेरे हिसाब से 30 होता है। ठीक है, 29 होता है। हाँ ठीक है, जिंक होता है 30, कॉपर 29 एंड जिंक 30, 28 निकल का होता है। सही, तो कॉपर का 29 होता है एटॉमिक नंबर। तो इसका मतलब ये है कि इसका मास भी जो होगा वो ज़्यादा होगा। कॉपर की डेंसिटी भी एल्युमिनियम से ज़्यादा होती है। कॉमन सेंस है कि एल्युमिनियम हल्का होता है, और कॉपर का कोई बर्तन हो आप देख सकते हो कि वो भारी होता है। ठीक है, तो विच इज लाइटर, तो एल्युमिनियम विल बी लाइटर। Hence explain why aluminum wires are preferred for overhead power cables। तो एल्युमिनियम वायर्स को क्यों प्रेफर किया जाता है ओवरहेड पावर केबल्स के लिए, जबकि डेंसिटी दिया गया है, एल्युमिनियम की डेंसिटी है 2.63 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर, और डेंसिटी ऑफ कॉपर जो है वो 1.72 इंटू 10⁻⁻8 मीटर दिया गया है। ये दोनों का क्या है, डेंसिटी है। एक मिनट में, ये तो रजिस्टिविटी है, ओम मीटर में है ना, तो ये रजिस्टिविटी आ गई। ठीक है, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एल्युमिनियम एंड कॉपर जो दिया गया है, एल्युमिनियम की जो रिलेटिव डेंसिटी है वो है 2.7 और कॉपर का दे दिया गया है 8.9।
एक बार फिर से इसको रीड कर लेते हैं। 2 वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ इक्वल है, वन ऑफ एल्युमिनियम एंड अदर ऑफ कॉपर हैव द सेम रेजिस्टेंस, दोनों के रेजिस्टेंस भी क्या है, इक्वल है। विच ऑफ द 2 वायर्स इज लाइटर, तो दोनों में से कौन सा वायर जो होगा वो लाइटर होगा, ये आपको निकाल के दिखाना है। हेंस एक्सप्लेन वाई एल्युमिनियम वायर्स आर प्रेफर्ड, तो आपको पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए होता है, ठीक है। तो ये रेजिस्टिविटी है, तो आर जो है दोनों के लिए बराबर होगा, तो हम उसको लिख सकते हैं रो एल्युमिनियम इंटू लेंथ बाई क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एल्युमिनियम, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, चूँकि दोनों का रेजिस्टेंस बराबर है तो बाकी चीज़ बदल सकती हैं लेकिन लेंथ भी बराबर है, अपॉन एरिया ऑफ कॉपर, क्रॉस सेक्शन एरिया जो इधर का होगा वायर का, ये है ए। तो आप कैंसिल कर सकते हैं, ये लेंथ कैंसिल हो गया और यहाँ से आप लिखेंगे ये इधर जाएगा, एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉपर अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एल्युमिनियम विल बी इक्वल टू, इसको इधर मल्टीप्लाई भी कर सकते थे उसको, लेकिन मैं वैसे ही कर दे रहा हूँ, इज इक्वल टू रो सी यू अपॉन रो ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉपर दिया हुआ, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ एल्युमिनियम यहाँ पर है। ये जो कॉपर का जो डेंसिटी है, ये आप देख सकते हो कि रेजिस्टिविटी वो ज़्यादा है या ये ज़्यादा है, रेजिस्टिविटी ऑफ एल्युमिनियम इज मोर, यानी कि ये जो क्वांटिटी राइट हैंड साइड में लिखा गया है इसका न्यूमरेटर जो है स्मॉलर है और डिनोमिनेटर जो है वो छोटा है, दिस इज लेस देन 1, ये क्वांटिटी जो है वो 1 से कम है, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर जो है वो बड़ा होने की वजह से, ठीक है। ये वाली वैल्यू आप डाल दो यहाँ पर और ये वाली वैल्यू डाल दोगे तो ये वाला जो है वो लेस देन 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ए सी यू अपॉन ए एल इज लेस देन 1, दिस implies एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर इज लेस देन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। तो कॉपर का जो एरिया है वो कम आ रहा है, ठीक है। अब हम चूंकि लेंथ दोनों साइड बराबर है तो हम दोनों साइड L से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, दोनों साइड L से मल्टीप्लाई करेंगे तो L इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉपर इज इक्वल टू L इंटू, या यूँ आप कर सकते थे कि इसको कैंसिल नहीं करते, इसको जाकर उधर मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको उधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओके। सो मैं इसको यहीं पे कर देता हूँ, ठहरो। अगर आप बाय द वे L कैंसिल नहीं करते, ठीक है, तो रो ए एल अपॉन रो सी यू इज इक्वल टू L इंटू ए एल अपॉन L इंटू, ये वाला L नीचे चला जाएगा, ए सी यू। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, सिलेंडर का वॉल्यूम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉपर। यहाँ पर भी L मल्टीप्लाई मैं इसीलिए कर रहा था ताकि वॉल्यूम बन जाए, ठीक है। बात तो वही है कि ये जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी एल्यूमिनियम की जो रजिस्टिविटी है वो ज़्यादा है, चूँकि ये यहाँ पर तो डिनोमिनेटर में चला गया था, लेकिन मैंने दूसरे तरीके से जब किया है तो यहाँ पर न्यूमरेटर में रह रहा है, यानी कि ये जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा है, ये वाला क्या है, कम है। तो दिस इम्प्लाइज ये दिस इज ग्रेटर देन 1 हो गया, बिकॉज दिस क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 1। सो वॉल्यूम ऑफ एल अपॉन वॉल्यूम ऑफ कॉपर इज ग्रेटर देन 1 आ रहा है। तो सीधा मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ एल्युमिनियम, अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि उनका ये रिलेटिव डेंसिटी भी दिया गया। रिलेटिव डेंसिटी क्या चीज़ होता है, ठीक है, वो भी जान ले। रिलेटिव डेंसिटी ये होता है मास
अपॉन मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम, मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ दैट मटेरियल अपॉन मास ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ वाटर। वाटर के साथ कंपेयर किया जाता है, ठीक है, इसको हम रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं, ठीक है। मतलब 1 लीटर पानी ले लें और 1 लीटर यानी कि 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1 लीटर, और 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ कॉपर ले लेंगे तो उनको डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 8.9। तो हम लोगों को मास का रेशियो निकालना है, ठीक है। आपको सिर्फ ये बताना है कि विच ऑफ द टू वायर्स इज लाइटर, एग्जैक्टली नहीं बताना है कि कितना होगा, सिर्फ लाइटर कौन है ये बताना होगा। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन मास ऑफ कॉपर को हम क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी, ठीक है। ये कौन सी डेंसिटी है, उस डेंसिटी को मैं ईटा से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। ईटा ऑफ एल्यूमिनियम इंटू वॉल्यूम ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन ईटा ऑफ कॉपर इंटू वॉल्यूम ऑफ कॉपर, ठीक है। मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, ठीक है। तो इसमें जो वैल्यू दोनों दिया गया वो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे अब। तो मास ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन मास ऑफ कॉपर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है 2.7 इंटू, अब तो ये आपको निकालना ही पड़ेगा फिर, तो ये VAL अपॉन VCU कितना है, ये इसके बराबर है, रो AL अपॉन रो CU के बराबर है, दोनों बराबर ही है। एग्जैक्टली पुट करके निकलेगा, मुझे लगा था कि नहीं करना पड़ेगा लेकिन इसमें पुट करना पड़ेगा। सो ये वाला क्वांटिटी जो है वो आप पुट करोगे। तो रो ऑफ AL कितना दिया हुआ था, रो ऑफ AL जो है वो 2.63 है, वो 10⁻⁻8 जो है वो कैंसल आउट होगा ऊपर और नीचे। और फिर ईटा ऑफ CU कितना दिया हुआ है, ये है 8.9 इंटू 1.72। तो इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। मैं इसको अप्रॉक्स करता हूँ, इसको मान लेते हैं 3 और इसको भी मैं 3 मान लेता हूँ, तो 3 3 जा 9 आ जाए। आइए इसको 9 मान लेते हैं और इसको 2 मान लेते, लेकिन ये सही नहीं होगा। एग्जैक्टली आप कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करो और देखो कि कौन ज़्यादा आ रहा है, उससे पता चल जाएगा कि किसका मास ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। समझ में आ गया या कोई डाउट है इसमें? देखो दो चीज़ें दी, एक तो रेजिस्टिविटी दिया हुआ है, एक रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। तो हम लोगों को मास बताना है कि किसका मास ज़्यादा हो, कौन ज़्यादा लाइटर या हैवियर का मतलब क्या होता है कि मास पूछा जा रहा है आपसे, मास का रेशियो। तो मास क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। अब आप यहाँ पर एग्जैक्टली डेंसिटी नहीं दिया हुआ, यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ, यानी कि ये जो ईटा AL है ना, वो है क्या, ईटा AL अपॉन ईटा CU, ये है डेंसिटी। मैं डेंसिटी को D लिख देता हूँ, डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो ये DW वाटर का डेंसिटी तो कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डेंसिटी ऑफ एल्यूमिनियम अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉपर। यानी कि डेंसिटी का रेशियो और रिलेटिव डेंसिटी का रेशियो भी तो सेम ही होता है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी तो वैसे भी कैंसल आउट हो जाएगी। तो मास का रेशियो निकालने के लिए वॉल्यूम का डेंसिटी हमने यहाँ से निकाल लिया, ठीक है, कि वॉल्यूम की जो डेंसिटी होगी वो रेजिस्टिविटी की डेंसिटी के बराबर होगी, ठीक है। मास का डेंसिटी निकालने के लिए उस वॉल्यूम को हमने मल्टीप्लाई कर दिया मास डेंसिटी से, ठीक है, डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया। और ये आपको ये वाला रेशियो गिवन है और ये वाला रेशियो हमने
निकाल लिया कि दिस रेशियो इज इक्वल टू रेशियो ऑफ द रजिस्टिविटी। तो ये रजिस्टिविटी के रेशियो के बराबर और ये वाला रेशियो आपको प्रोवाइड किया गया है। समझ में आ गया? ठीक है, और कोई डाउट? एग्जाम्पल 3.10 ठीक है। In a meter bridge, the balance point is found at 39.5 centimeters, ठीक है, from the end A। तो A जो होता है वो स्टार्टिंग का एंड होता है और B एंड जो है वो एंड का होता है। द बैलेंस इन मीटर ब्रिज में आपको पता है कि एक वायर होती है, ठीक है, यहाँ से यहाँ के बीच में बैलेंस पॉइंट मान लेते हैं कि ए पॉइंट ये है, ए एंड बी बैलेंस पॉइंट यहाँ पे मिल रहा था, ठीक है। इन ए मीटर ब्रिज द बैलेंस पॉइंट इज फाउंड टू बी एट 39.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एंड ए व्हेन द रजिस्टर वाई इज ऑफ, ठीक है। तो मीटर ब्रिज का डायग्राम जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं बता रहा हूँ पेज नंबर, हाँ पेज नंबर 120 निकाल सकते हो आप, ठीक है, पेज नंबर 120 निकाल लें। वहाँ पर ये मीटर ब्रिज का डायग्राम दिया गया, ये जो एल शेप में दिख रहे हैं ना चौड़ी चौड़ी पट्टियाँ, ठीक है, ये कॉपर की होती हैं। इसको चौड़ा इसलिए बनाया जाता है ताकि उनका रेजिस्टेंस कम हो। R इक्वल टू क्या होता है, रो इंटू एल बाई ए। तो जो ऐसे वेज शेप में पट्टियाँ बनाई गई हैं वो इसलिए बनाई जाती हैं चौड़ी, ताकि उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा हो तो रेजिस्टेंस जो होगा वो कम होगा, ठीक है। तो मैं वैसे नहीं बना रहा हूँ, मैं शॉर्ट में बना देता हूँ। यहाँ से आपको करना क्या होता है, इसमें 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। क्या बोल रहे हो आप? एग्जाम्पल 3.10 ही तो मैं देख रहा था, 1 मिनट। 3.10 123 पेज पर आपके, नहीं 3.10 जो है, अच्छा सॉल्व एग्जाम्पल, ओके ओके, मैं वो करने लग गया था, ठीक है, मैं यही कर देता हूँ। ये तो सॉल्व था, ये हो जाना चाहिए था। तो आपका जो डाउट है वो क्वेश्चन ही एग्जाम्पल 3.10 पेज नंबर 123। A resistance of R ohms draws current from a potentiometer, ठीक है। The potentiometer has a total resistance R0 ohm, ठीक है। The voltage V is supplied to the potentiometer. Derive an expression। तो पोटेंशियोमीटर में यहाँ से एक वायर होती है, ये इस टोटल वायर का जो रेजिस्टेंस है वो है R0, ठीक है, और इस पे कितना, इस पे एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है और वो है V0, ठीक है, V0 नहीं है, इसका V है। ड्रॉज ए करेंट फ्रॉम ए पोटेंशियोमीटर। तो ए रेजिस्टेंस ऑफ R, यहाँ पर नीचे में R भी दे दिया गया है इसमें कि एक रेजिस्टेंस, वैसे तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है, बैटरी को कंपेयर करने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे क्या किया गया कि एक रेजिस्टेंस लगा दिया गया, इस रेजिस्टेंस को कहीं पर ऐसे कनेक्ट किया जा रहा है, ठीक है। ए वोल्टेज V इज अप्लाइड टू द पोटेंशियोमीटर, ऊपर में दिख रहा होगा आपको। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस, इस रेजिस्टेंस R के अक्रॉस जो भी वोल्टेज होगा, ठीक है, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो इसको हम लोग VR कर देंगे, अक्रॉस R व्हेन द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट इज इन द मिडिल ऑफ द पोटेंशियोमीटर। तो ये मिडिल में है, बिल्कुल बीच में,
इसका अगर यही मीनिंग है तो रेजिस्टेंस ऑफ R ohm draws a current from a potentiometer. The potentiometer has a total resistance R naught ohms. A voltage V is supplied to the potentiometer. Derive an expression for the voltage across R when the sliding contact is in the middle of the potentiometer. तो sliding contact जो है बिल्कुल बीच में है, तो इसका रेजिस्टेंस अगर R0 है टोटल का, तो यहाँ पर बन जाएगा R0/2 और इधर हो जाएगा R0/2, हाफ हाफ में बिल्कुल ये डिवाइड कर रहा है। इसके अक्रॉस वोल्टेज आपको निकालना है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में दोनों क्या है, दोनों पैरेलल में है, ठीक है। ये दोनों जो है पैरेलल में है। तो ये पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन रह ही नहीं गया। अब ये सिर्फ एक लग रहा है कि पोटेंशियोमीटर का क्वेश्चन है, ये सिंपली सीरीज पैरेलल वाला क्वेश्चन बन जाएगा। आपको क्या करना है, इन दोनों का पैरेलल निकाल लेना है, ठीक है। या आप किरचॉफ्स लूप रूल, पॉइंट रूल भी लगा सकते हैं, मैं पैरेलल से कर दे रहा हूँ। तो इन दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो 1/R0/2 इन दोनों का इक्विवेलेंट में निकाल रहा हूँ, तो प्लस 1/R, ये मैं इसको कर रहा हूँ 1/R1, इस रेजिस्टेंस को मैं R1 कह देता हूँ। तो ये आ जाएगा 2/R0 प्लस 1/R इक्वल्स R इंटू R0 इंटू R, 2R प्लस R0। तो ये 1/R आ गया, R1 आ गया। दिस इम्प्लाइज R1 इज इक्वल टू R0 इंटू R अपॉन 2R प्लस R0। तो एक रेजिस्टेंस निकल गया। नाउ दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू, ये जो सर्किट है अब इसके इक्विवेलेंट बन जाएगा कि यहाँ पर एक वोल्टेज V प्रोवाइड किया गया था और इसमें दो रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं, एक है R1 और दूसरा है R0/2, ठीक है। ये दोनों के बदले में मैंने R1 लगा दिया। अब फिर इसको सॉल्व करते हैं, तो टोटल रेजिस्टेंस आएगा, उसको मैं R इक्विवेलेंट कर देता हूँ, या R2 भी कर सकते थे। R इक्विवेलेंट जो आएगा वो हो जाएगा R1 प्लस R0/2, इसको सम कर देंगे तो आ जाएगा 2R1 प्लस R0/2। ये हमने R इक्विवेलेंट लिख लिया। तो R इक्विवेलेंट हमारे पास है, इसमें वोल्टेज V दिया गया है, सो करंट जो निकलेगा, जो करंट जाएगा वो हो जाएगा V/R इक्विवेलेंट। पहले तो इसमें पुट कर लेना चाहिए था हम लोगों को ये वाली वैल्यू। मैं R इक्विवेलेंट को थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। यह देखा 2 इंटू R1 का जो वैल्यू है वो कितना है, R0 इंटू R अपॉन 2R प्लस R0 प्लस R0 अपॉन 2, ठीक है। ये जो R1 की वैल्यू थी वो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया और R इक्विवेलेंट पहले निकाल लेंगे, फिर वहाँ पर ये I निकालने के लिए पुट कर देंगे। तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा R0 इंटू R/2R प्लस R0 प्लस R0/2, ये है R0/2। इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये 2 इंटू 2R प्लस R0 आ जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2R0 इंटू R प्लस ये इसमें जाकर मल्टीप्लाई होगा 2R इंटू R0 प्लस R0 स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों जो हैं वो ऐड हो रहे हैं, तो आ गया 4R0R प्लस R0 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 2R प्लस R0। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं,
तो v अपॉन ये जो पूरा वैल्यू आया है इसको पुट कर देते हैं, ठीक है। 4 इस यहाँ पर से R0 कॉमन निकल रहा है तो R0 कॉमन भी ले सकते हैं। R0 कॉमन लेंगे तो 4R प्लस R0 डिवाइडेड बाई 2 ट्वाइस R प्लस R0। ये दोनों टर्म जो है ऊपर जा रहे हैं। So I is equal to 2V 2R plus R0 upon R0 into 4R plus R0। इनने कितना निकाला है देखें। हम लोगों को निकालना क्या था, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस R। अभी तो हमने I ही निकाला है, ठीक है। तो आपको तो क्या निकालना था, तब फिर इसी के अक्रॉस सिर्फ निकालना है। तो फिर हम लोगों को मुझे लगता है कि ऐसे करने से उतना फ़ायदा नहीं था, मैंने ध्यान नहीं दिया। मुझे लगा कि इसमें करंट निकालना है था, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अगर हमने कर लिया तो गलती कुछ नहीं है। यहाँ से जो भी करंट आएगा, ठीक है, वो दो पार्ट में बंट जाएगा, ठीक है। जो करंट आ रहा है वो आई है, जो कि हमने निकाल रखा है, उसकी ज़रूरत पड़ भी सकती थी, ठीक है। हम चाहें तो यहाँ पर किरचॉफ लूप रूल लगा करके भी इक्वेशन बना के कर सकते हैं। ये जो काम हमने किया है किरचॉफ लूप रूल के थ्रू भी वही चीज़ हो सकता था, ठीक है। यहाँ पे आप अगर इक्वेशन लिखते हैं तो ये लिखा जाए, यहाँ पर ये इसको हम लोग I1 का देते हैं तो ये बन जाएगा I माइनस I1। I करंट जो है वो हमने निकाल रखा है, और ये I1, और इसके लिए आप चाहें तो किरचॉफ लॉ लगा करके I1 वाला रिलेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो किरचॉफ लूप रूल अगर लगा देते हैं तो उससे मिलेगा माइनस I1 इंटू R0 बाई 2, ठीक है। और यहाँ से तो फिर जाकर के I ही हो जाएगा, माइनस I इंटू R0 बाई 2 प्लस V इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन ये बन जा रहा है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं I1 R0 प्लस I R0 इज इक्वल टू 2V, ठीक है। ये एक इक्वेशन है, इसमें हम निकाल सकते हैं। तो लूप रूल लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ तो एक ही रेजिस्टेंस है, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस है, हाँ इसमें। तो इसको हमने ऐसे लूप लिया है ऐसे, तो यहाँ पर जो करंट जा रहा है उसमें ऐसे जा रहा है, तो यहाँ पर भी आपको ऐसे लेना पड़ेगा, इस तरीके से लूप मानना पड़ेगा। क्योंकि पिछले वाले में लूप हमने ऐसे कंसिडर किया, दूसरे वाले में इस तरीके से लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस R0 बाई 2 है, सो लिखेंगे हम लोग करंट का डायरेक्शन है माइनस I1 इंटू R0 बाई 2 इसमें, ठीक है। और चूंकि जब ये ऐसे आएगा तो यहाँ पर ऐसे जाएगा, ये ऐसे है। करंट का डायरेक्शन इधर है, लूप का डायरेक्शन क्या अपोजिट है, तो ये प्लस के साथ लिखेंगे। प्लस यहाँ पे करंट कितना है, I माइनस I1, I माइनस I1 इंटू R इक्वल टू 0, बिकॉज इसमें कोई बैटरी नहीं है इस लूप में, ठीक है। तो ये दो लूप हैं, इनसे हम लोग I और I1 के बीच में एक रिलेशन, वैसे तो मैंने निकाल ही दिया था, ये I निकल चुका है, ठीक है। अगर मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिए कि इस तरीके से आपने I निकाल लिया है ना, उसके बाद फिर कोई भी एक लूप रूल में वो वाला I पुट कर दोगे आप, ठीक है। तो एक I1 आ जाएगा, ठीक है। या तो आप इसमें पुट कर दें या इस वाले में पुट कर दें, दोनों से ही I1 आ जाएगा। और I1 आ जाएगा तो फिर ये I माइनस I1 निकल जाएगा, और फिर उसको आप R से मल्टीप्लाई करके आंसर ले आएंगे, ठीक है। तो मैं कर देता हूँ, खैर इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो आप पैरेलल सीरीज से भी कर सकते हैं और लूप रूल लगा के भी कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये आ गया माइनस I1 इंटू आर नॉट प्लस I इंटू आर ट्वाइस 2IR माइनस 2I1R इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये I1 है, ये I1 एक साथ कंबाइन कर लेते हैं। सो ट्वाइस IR जो है ये दोनों उधर जाएंगे, हाँ, और बनेगा I1 कॉमन करेंगे तो ये बचेगा R नॉट प्लस ट्वाइस R। ठीक है, समझ में आ रहा है या कोई डाउट है? जो आपने सेकंड वाली की डायरेक्शन दिया है उसको उल्टा लिखे तो सेम ही बनेगा। हाँ, उल्टा भी आप ले करोगे वही क्वेश्चन आएगा, बस क्या होगा कि एक में माइनस आ जाएगा। 2 लूप में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, आप उल्टा भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेने का तरीका है वो ये वाला माइनस प्लस में हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और फिर वही इक्वेशन फिर से बन जाएगा। ठीक है, जो कन्वेंशन है उसी के हिसाब से लिया गया है। इसमें लूप ऐसे लिया गया तो इसमें भी हम चाहेंगे कि ये वाला करंट जो वो उसी के डायरेक्शन में रहे। सो इससे गलती होने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। तो I1 आ जाएगा 2IR अपॉन R नॉट प्लस 2R। ठीक है, आप सीरीज पैरेलल करके निकाल लें ये I, या फिर आप ये इन दोनों इक्वेशन को यूज करके सॉल्व बाय सॉल्विंग दिस 2 इक्वेशंस आप निकाल सकते हैं। तो वो वाला I जो है वो जितना अभी तक मैंने किया था उससे भी निकाल सकते हैं, या फिर इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। ठीक है, निकल जाएगा। तो हमारे पास I है, उसकी वैल्यू यहाँ पे मैं सीधा पुट कर देता हूँ। तो ये वाला I जो है मैं यहाँ से क्या करूँगा, हटा दूंगा। ठीक है, इस I को रिमूव कर देंगे। तो 2 इंटू I की वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं। पहले ये नीचे लिख लेते हैं, R नॉट प्लस 2R लिख देता हूँ। ठीक है, 2R लिख दिया और I के बदले में वो पूरा वैल्यू पुट कर रहे हैं। 2V 2R प्लस R नॉट अपॉन R नॉट इंटू 4R प्लस R नॉट। ठीक है, तो ये वाला तो कैंसिल हो गया। ठीक है, और मिला कितना, 4RV अपॉन R नॉट इंटू 4R प्लस R नॉट। ये आपका I1 आ गया, लेकिन ये भी नहीं चाहिए हम लोगों को। हम लोगों को तो क्या चाहिए, I माइनस। वैसे एक बात बताऊं मैं आपको कि यहाँ पर जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ पर होगा। यहाँ पर जो EMF होगा वही EMF, चूंकि पैरेलल में है तो आप I माइनस I1 निकालने की जरूरत नहीं है। I1 अगर आपने निकाल लिया है, यहाँ पे ये कितना आ गया, I1 निकल गया है। ठीक है, तो आप करना सिर्फ ये है कि इस I1 को R नॉट बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो ये वाला वोल्टेज और ये वाला वोल्टेज दोनों बराबर होने की वजह से अगर आप चाहें तो I माइनस I1 इंटू R करके निकाल लें, या फिर I1 इंटू R नॉट, दोनों का वोल्टेज तो सेम होगा पैरेलल में होने की वजह से। तो मैं वही निकाल देता हूँ सीधा। ठीक है, सो VR आ जाएगा, VR इज इक्वल टू I1 इंटू R नॉट बाई 2। वो वैल्यू पुट कर देते हैं। I1 हो गया 4RV अपॉन R नॉट इंटू 4R प्लस R नॉट इंटू R नॉट बाई 2। तो ये R नॉट कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, 4 मतलब 2RV अपॉन 4R प्लस R नॉट। चेक करते हैं कि ये आंसर इनका आया है कि नहीं। 2VR अपॉन 4R प्लस R नॉट। ठीक है, ये V1 कह रहे हैं वो, उसको वो वही है। ठीक है, समझ में आया?
अगर जो मैंने शुरू में सीरीज पैरेलल से किया था, अगर आप वो नहीं करते तो सीधा क्या करते, मैं एक बार वो कर देता हूँ, ठीक है। ये इसको मैं मिटा दूँ। फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या है, ये वाला है, I1 R0 प्लस I R0 इक्वल टू 2V। ये फर्स्ट इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन हमने दूसरे लूप से निकाल लिया था, वो ये आया था, हाँ वो ये है, या यही लिख लेते हैं, माइनस I1 R0 प्लस 2I R माइनस या इक्वल टू, उधर इसको उधर ले जाके लिख देता हूँ, 2I1 इंटू R है। अच्छा, इसको तो सिंप्लीफाई यहाँ पे कर दिया गया था, है ना, यहाँ पे सिंप्लीफाइड है, इसी को यूज कर लेते हैं। 2IR इज इक्वल टू I1 इंटू R0 प्लस 2R, ठीक है। तो फर्स्ट वाला जो यहाँ पर जो इक्वेशन है फर्स्ट वाला, उससे I निकाल लेते हैं। इससे I आ जाएगा 2V माइनस I1 इंटू R0 अपॉन R0। मैंने I निकाला फर्स्ट वाले से, ये जाकर उधर सब्ट्रैक्ट हो गया, 2V माइनस I1 R0 अपॉन R0, ठीक है। और इस I की वैल्यू को यहाँ पे मैं पुट कर दूंगा, यानी कि 2 इंटू 2V माइनस I1 इंटू R0 अपॉन R0 इंटू R इज इक्वल टू I1 R0 प्लस 2R। तो पहले तो इस R0 को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2R इंटू 2V माइनस I1 इंटू R0 इज इक्वल टू I1 इंटू R0 प्लस 2R, ठीक है। इसको सॉल्व करके आप I1 निकाल लोगे और फिर उसको R0 बाई 2 से मल्टीप्लाई करके सेम आंसर आ जाएगा इससे भी, ठीक है। तो आप ये करके देख चलो कर देते हैं। तो यह आ जाएगा 4RV माइनस 2R इंटू R0 इंटू I1 इज इक्वल टू I1 इंटू R0 स्क्वायर प्लस, नहीं ये तो पूरा I1 है ही, ये भी I1 ही है। ये वाला जो टर्म है वो उधर चला जाएगा, 4RV इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो मैं I1 और R0 कॉमन रखूंगा, तो बनेगा R0 प्लस 2R, ये तो पहले से ही है, और I1 और R0 कॉमन कर दिया तो बचेगा क्या, प्लस 2R। ये 2R जाके ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा I1 R0 इंटू R0 प्लस 4R, ठीक है। और फिर आप निकाल सकते हैं, आपको निकालना था I1, तो आ जाएगा 4RV अपॉन R0 इंटू R0 प्लस 4R। और फिर जो वोल्टेज निकालना चाहते थे हम लोग, ठीक है, वोल्टेज VR निकालना चाहते थे, वो क्या था, वो था I1 इंटू R0 अपॉन 2। तो इसको R0 अपॉन 2 करके देख लेंगे, वही आंसर आ जाएगा, ठीक है। और कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है।
अच्छा अच्छा, मैं क्वेश्चन आपको ये वाला करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 21 आपने किया है? थ्री 3.21 हो गया, इसमें कोई डाउट है? ठीक है, जब इनफाइनाइट वाला होता है तो आपने कर रखा है ना। चलो ये क्वेश्चन नंबर 24 हो गया आपसे? ठीक है, तो एक ये वाला है, मैं आपको करके भेज दूंगा, काफ़ी लंबा है, टाइम कंज्यूम कर सकता है। या अभी कर दूं मैं? आगे करना है या मैं क्वेश्चन कर दूं अभी? क्या क्वेश्चन या आगे का करना है? आगे का चलो तो कर, आप क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। क्वेश्चन 22 जो है इसको देखते हैं। फिगर शोज ए पोटेंशियोमीटर विथ अ सेल ऑफ 2 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियोमीटर पहले बना लेते हैं, थोड़ी जगह चाहिए होगी। इसमें सेल लगा दिया गया है 2 वोल्ट का। ये भी shows a potentiometer with a cell of 2 volt and internal resistance जो है इसका 0.4 ओम है। इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.4 ओम का है। Maintaining a potential drop across the resistor wire AB, a standard cell which maintains a constant EMF of 1.02 volt for very moderate currents up to a few मिली एम्पियर। मतलब जो एक्सपेरिमेंट हो रहा होगा उसमें करंट मॉडरेट वैल्यू उसकी होगी और वो मिली एम्पियर में होगी, ए फ्यू मिली एम्पियर्स तक। गिव ए बैलेंस पॉइंट एट 67.3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड सेल पहले तो लगाते हैं यहाँ पे। मैंने एक स्टैंडर्ड सेल चलो यहाँ पे लगा लेते हैं, एक लगा दिया। उसका ईएमएफ जो है वो ई दिया गया है 1.02 वोल्ट। ठीक है, कांस्टेंट ईएमएफ है। गिव्स ए बैलेंस पॉइंट एट 67.3 सेंटीमीटर। ये देता है कितने पर? 67.3 सेंटीमीटर यहाँ पर हो रहा है, बैलेंस हो जाता है यहाँ पे। To ensure very low current drawn from the standard cell, a very high resistance of 600 kilo ohm is put in series with it, which is shorted close to the balance point. ठीक है, तो इसमें एक और अरेंजमेंट है कि उसको भी बना ही लेते हैं एक बार में पूरा पहले। सोचता है मुझे फिर से मिटाना पड़े। इसमें गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और इसको शॉर्ट करने का जुगाड़ है। यहाँ पे एक स्विच लगाया गया है, इसको स्विच को कभी भी ऑन करते हैं। बैलेंस पॉइंट जब आ जाएगा तो उसको फिर उसमें शॉर्ट किया जाता है। पढ़ते हैं अभी आगे, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, टू इंश्योर वेरी लो करंट, इसमें से लो करंट लेने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं ताकि रेजिस्टेंस की वजह से, आपको मालूम है ना, रेजिस्टेंस आ जाएगा तो सर्किट, इस सर्किट में करंट कम फ्लो होगा।
ठीक है, इसलिए ऐसा किया गया है। इज पुट इन द सीरीज विथ इट विच इज शॉर्टेड क्लोज टू द बैलेंस पॉइंट। ठीक है, जब बैलेंस पॉइंट आ जाता है तब इसको इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये क्या होगा, ये शॉर्ट हो जाएगा, तो फिर करंट इस रेजिस्टेंस से ना जा करके फिर इधर वायर से जाना लग जाएगा मोस्ट ऑफ द करंट। द स्टैंडर्ड सेल इज देन रिप्लेस्ड बाय ए सेल ऑफ अननोन ईएमएफ। और उसके बाद क्या करते हैं कि सेल को हटा दिया, स्टैंडर्ड सेल को हटा देते हैं और एक अननोन ईएमएफ ई वाला सेल डाल देते हैं। ठीक है, and the balance point found similarly turns out to be 82.3 सेंटीमीटर लेंथ। और तब पाया जाता है कि 82.3 सेंटीमीटर लेंथ पर वो आता है। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई, व्हाट पर्पस डज द हाई रेजिस्टेंस जो है वो किलो ओम हैव, 600 किलो ओम है रेजिस्टेंस। तो काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसमें। Is the balance point affected by the high resistance? Is the balance point affected by the internal resistance of the driver cell? कई सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, पहले तो एक बार मुझे क्वेश्चन को एक बार पूरी तरीके से फिर से एक बार देखना पड़ेगा ताकि इसमें कोई बात छूट न जाए। तो फिगर शोज ए पोटेंशियोमीटर विथ ए सेल ऑफ 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट का है वो, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ये दे दिया गया है 0.4 ओम। मेंटेनिंग अ पोटेंशियल ड्रॉप across the resistor wire AB, a standard cell which maintains a constant EMF of 1.02 volt। इसका EMF 1.02 volt था। For very moderate currents up to a few milliamperes gives a balance point at 67.3 सेंटीमीटर ऑफ द वायर। अभी तक कुछ भी कनेक्टेड नहीं था, मतलब फिगर जो था स्टार्टिंग में कुछ ऐसा सिचुएशन था। डायरेक्टली एक ईएमएफ ये जो है वो 67.3 पे बैलेंस हो रहा था। ठीक है, ई यानी कि ये आपको वो डेटा दिया गया जिससे हम ई निकाल सकें। ठीक है, ये है 2 वोल्ट का और आर यहाँ पे 0.4 ओम। तो ए बी के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वी ए बी जो होगा इन दोनों के बीच में, ठीक है, जब ये ऐसे कनेक्टेड नहीं है फिलहाल, तो वी ए बी वोल्टेज कितना आएगा वो हम निकाल सकते हैं। इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस R है, सपोज करते हैं। ठीक है, तो V इज इक्वल टू, वो तो इसी के बराबर होगा, ये सिंपली आ जाएगा वी ए बी 2 वोल्ट्स माइनस इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा होगा, उस करंट को हम I कह देते हैं, कैपिटल I, माइनस I इंटू योर स्मॉल r जो रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो ये 2 माइनस, मैं V यहाँ पे न लिख करके यहाँ पर V इतना वोल्ट लिख देता हूँ। तो ये 2 माइनस I इंटू स्मॉल r कितना है 0.4 इंटू I। तो ये वी ए बी हम देखेंगे कि होगा। चूँकि जो वायर है ना उसका कोई रजिस्टिविटी नहीं दिया गया है। ठीक है, और उसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं कि वायर का टोटल रेजिस्टेंस कितना है। सो फाई हम कैसे निकालेंगे, फाई क्या होता है वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ। तो ये हो जाएगा वी ए बी अपॉन लेंथ ऑफ द वायर। तो वी ए बी ही पूरी तरीके से यहाँ से नहीं निकल पा रहा क्योंकि ये आई हम नहीं जानते हैं कि कितना होगा। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ से ए बी का रेजिस्टेंस आर ए बी जो है वो हमें चाहिए था, आर ए बी। ठीक है, जब आप इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे तो
नहीं, इसमें गड़बड़ी है। ठीक है, वो ये है कि हम लोग किरचॉफ्स लूप रूल जब इसके लिए लिखेंगे, सिर्फ इस लूप के लिए, तो क्या लिखेंगे, माइनस आई इंटू आर ए बी माइनस आई इंटू 0.4 प्लस 2 वोल्ट इक्वल टू 0। ठीक है, इतना लिखा जाएगा। सो ये आई इंटू आर ए बी जो है वो आपका वी ए बी होगा, वी ए बी के क्रॉस में जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा ये आ जाएगा आई इंटू, इसको उधर ही लेके चले जाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं। सो वी ए बी इज इक्वल टू 2 माइनस 0.4 इंटू आई। हाँ, तो ये वही लिखा गया था, वी ए बी 2 माइनस 0.4 इंटू आई। हम लोग ने किरचॉफ्स लूप रूल लगा करके भी लिख दिया है। और फिर वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए वी ए बी अपॉन एल करना पड़ेगा। एल भी है नहीं हमारे पास, तो उसके लिए अब हम लोग क्या करेंगे कि ये जो दिया हुआ है फर्स्ट सिचुएशन की, इसमें गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं और ये कितने पर बैलेंस होता है, 67.3, और ये ई जानते हैं हम कि ये 1.02 है। ठीक है, तो इससे आपको यहाँ पर वो निकाला जा सकता है, कुछ हिंट मिल रहा है। तो पहला इक्वेशन तो हमारे पास ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं रहेगी। बैलेंस हो गया, यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच में जो रेजिस्टेंस है इसको P पॉइंट का देते हैं। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वोल्टेज अक्रॉस AP जो होगा वो हो जाएगा EMF, ये वाला EMF के बराबर होगा। इसका कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ तो हम इसको छोड़ देंगे, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हम नहीं मानेंगे, होगा तो होगा लेकिन हम मान नहीं रहे। सो VAP जो होगा वो इस 1.02 के बराबर आ जाएगा। अब VAP है, आप कैसे निकालते हैं, VAP इज द रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ। ठीक है, फाई क्या होता है, वोल्टेज डिवाइडेड बाय वोल्टेज पर यूनिट लेंथ, तो VAB डिवाइडेड बाय द टोटल लेंथ आपको फाई देगा। वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ हम फाई मान रहे हैं, इंटू 67.3 कर देंगे तो ये VAP निकल जाएगा। तो ये चीज कितना दिया हुआ है, 5 इंटू 67.3 इज E इज 1.02। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो यहां से 5 निकाल लेते हैं। 5 इज इक्वल टू 1.02 डिवाइडेड बाई 67.3, तो ये वोल्ट है और ये है सेंटीमीटर में, इतना वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू अभी नहीं निकालते हैं, कैलकुलेशन बाद में भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये फाई आपके पास है। अच्छा, अब आगे देखें, to ensure very low current drawn from the standard cell, स्टैंडर्ड सेल से कम वोल्टेज निकले, मतलब करंट निकले, ए वेरी हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 ओम, 600 ओम को लगा देते हैं। ठीक है, और तब हम देखते हैं इस पुट इन सीरीज इन विथ इट विच इज शॉर्टेड क्लोज टू द बैलेंस पॉइंट। तो पहले एक्सपेरिमेंट को तो इस तरीके से कंडक्ट कराया गया, दूसरे बार जब ये कर रहे हैं तो इसमें एक रेजिस्टेंस भी लगा दिया है लोगों। ठीक है, और इसके बाद टू द बैलेंस पॉइंट विच इज शॉर्टेड क्लोज टू द बैलेंस पॉइंट। ठीक है, बैलेंस पॉइंट जब आ जाता है, जब बैलेंस पॉइंट किसी को मिल जाता है तो वो क्या करता है, इस स्विच को ऑन कर देता है। तो पहली बात तो ये है कि मान लेते हैं कि जब ये स्विच ऑन नहीं है, ये स्विच ऑन नहीं है, तो यहाँ से जो करंट इसमें फ्लो हो रहा होगा ऐसे। ठीक है, आपने ऐसे ऐसे किया, आगे पीछे किया, ये क्या हो गया, इसमें करंट क्या हो गया, जीरो हो गया करंट। ठीक है, जब करंट जीरो हो चुका है तो इसमें तो कोई करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है,
उस केस में कोई स्विच ऑन हो जाए या कोई स्विच ऑफ हो जाए, इसका कोई असर पड़ेगा? ठीक है, इसका कोई असर नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो इसको हम लोगों ने उस समय जाकर के इसको ऑन कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि वोल्टेज, ये वाला जो वोल्टेज यहाँ से यहाँ के बीच में जो वोल्टेज है, दैट विल बी इक्वल टू जो टोटल इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, तो इसको ऑन भी करेंगे तब भी उस दोनों पॉइंट के बीच में वोल्टेज ड्रॉप तो सेम रहेगा। सो बैलेंस पॉइंट पर अगर आप इसको ऑन कर देंगे तो मेरे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, लेकिन ऐसा इसलिए करते हैं कि बहुत देर तक क्या होगा कि अगर आप इसको ऐसे लेकर के आगे पीछे करते रहेंगे तो इसमें रेजिस्टेंस कम होने की वजह से इस वायर में से जो सर्किट बन रहा है, इस सर्किट में बहुत हाई करंट फ्लो होगा, क्योंकि आई क्या होता है, V/R होता है। जब ये रेजिस्टेंस नहीं होगा तो सिर्फ तार में से करंट फ्लो होगा, और रेजिस्टेंस कम होने की वजह से करंट बहुत ज़्यादा होगा। इस बैटरी से अगर ज़्यादा करंट बहेगा तो बैटरी गर्म होकर ख़राब हो सकती है। बैटरी में इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, ज़्यादा करंट उससे जाएगा तो बैटरी शॉर्ट सर्किट नहीं करना चाहिए। बैटरी शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। तो 600 वोल्ट किलो ओम का जो यूज है वो आपको समझ में आ गया होगा। इन सीरीज विथ इट विच इज शॉर्टेड क्लोज टू द बैलेंस पॉइंट। तो बैलेंस पॉइंट जब आ जाता है तो फिर इसको शॉर्ट कर देते हैं, क्योंकि हम कैलकुलेशन में उसको नहीं रखना चाहते हैं। ठीक है, क्लोज टू द बैलेंस पॉइंट, जब बैलेंस पॉइंट आ जाता है तो क्लोज कर देते हैं। दिस स्टैंडर्ड सेल इज देन रिप्लेस्ड बाई अ सेल ऑफ अननोन EMF E, और उस समय क्या करते हैं, इस स्टैंडर्ड सेल को हटा देते हैं। ठीक है, और 1.02 वाले को हटा के कोई E वाला डाल देते हैं, यहाँ पे दूसरा सेल लगा दिया। फाउंड सिमिलरली टर्न्स आउट टू बी, तब उसका पता चलता है 82.3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। तो वो कितने पे बैलेंस होता है, 82.3 सेंटीमीटर पे बैलेंस होता है, यानी कि ज़्यादा पे बैलेंस हो रहा है। ठीक है, 82.3 पे बैलेंस हो रहा है, यानी कि ज़्यादा पे बैलेंस हो रहा है। तो यानी कि वो जो सेल है उसका EMF जो होगा वो ज़्यादा होगा। ठीक है, तो वो निकालने के लिए फाई कैलकुलेट कर लिया है हमने शायद, है ना। फाई तो निकाल लिया गया था, और क्या निकालना था, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E। ठीक है, तो आप फाई निकाल चुके हो तो आप ऐसे लिखोगे कि E इज इक्वल टू, ये जो EMF होगा वो कितने बैलेंस हो रहा है, वो फाई इंटू कितनी वैल्यू है, 82.3 पे बैलेंस हो रहा है, तो फाई इंटू 82.3 लिखेंगे। फाई की वैल्यू वो वाली है, वो पुट कर देंगे। इसको निकालना पड़ेगा, आप ये वैल्यू निकाल लेना, यहाँ पे डाल करके मल्टीप्लाई करके इतने EMF पे क्या होगा, वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ डज द हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम हैव। तो इसका काम ये है बैटरी को शॉर्ट सर्किट से होने से बचाना। अगर हम ज़्यादा देर तक अलाउ करेंगे करंट होना, लास्ट में आप शॉर्ट सर्किट कर सकते हैं, डजंट मैटर। ठीक है, क्योंकि जब एक बार बैलेंस पॉइंट आ जाता है तो करंट फ्लो होना बंद हो जाता है। ठीक है, तो उसमें रेजिस्टेंस है कि नहीं है, ठीक है, उससे मतलब नहीं बन जाता, क्योंकि बैटरी से करंट हम नहीं फ्लो करवाना चाहते हैं ज़्यादा, इससे बैटरी ख़राब हो सकती है, वायर हीट हो सकता है। हीट होने की वजह से इसका रेजिस्टेंस, इस पार्ट का टेम्परेचर हाई होगा, उधर का टेम्परेचर कम होगा, यहाँ पे रजिस्टिविटी ही बदल जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस सेक्शन ऑफ वायर का। ठीक है, वैसे तो हीट जो वो कंडक्टिव होता है वायर, थोड़ा उधर भी जाएगा। ठीक है, लेकिन हम वायर की हीटिंग को कम करना चाहते हैं, बैटरी को शॉर्ट सर्किट होने से बचाना चाहते हैं। ठीक है, तो ये सब वजह है इनके लिए। इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय दिस हाई रेजिस्टेंस। सो अगर आप इसका आंसर देखें कितना है, क्वेश्चन नंबर 3.22। सो एक बार चेक करते जाएंगे इन्होंने क्या आंसर लिखा है। ई की वैल्यू तो आपको निकालनी पड़ेगी। तो reduce the current through the galvanometer when the movable contact is far from the balance point। ठीक है, इनका कहना ये है कि गैल्वेनोमीटर से हम ज़्यादा करंट फ्लो करने से बचाना चाहते हैं, इनके लिए गैल्वेनोमीटर इम्पॉर्टेंट है। वैसे गैल्वेनोमीटर में तो ऐसी सेटिंग्स होती हैं जिससे कि आप उसको उसमें हाई करंट भी भेज सकते हो। ठीक है, तो ये पता नहीं इन्होंने जो आंसर लिखा है
कि गैल्वेनोमीटर से ज़्यादा करंट गुजरने से बचाना चाहते हैं, ठीक है, ये भी है, ठीक है, लेकिन बैटरी शॉर्ट सर्किट होने से बच रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाते हैं, आपने देखा होगा कभी भी किसी सर्किट में आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसमें कुछ कॉइल लगा हुआ या कुछ भी है, तो एक क्या करते हैं, इसमें एक ईएमएफ लगा हुआ है, तो इसमें साइड में एक ऐसे रेजिस्टेंस लगा करके इसमें ऐसे लगा हुआ होता है, ठीक है। ये करता क्या है, ये वेरिएबल रियोस्टेट लगा होता है, सर्किट में ज़्यादातर लोड ये ले ले, ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि बैटरी जो शॉर्ट सर्किट हो जाए। तो एक रीजन था, लेकिन पता नहीं इन्होंने लिखा नहीं है। गैल्वेनोमीटर में ऐसी सेटिंग्स होती हैं, उसके अंदर में सीरीज में ऑलरेडी रेजिस्टेंस लगा होता है। अब ये उस वाले रेजिस्टेंस को बाहर मान रहे हैं, हो सकता है। गैल्वेनोमीटर जो आते हैं उनमें इनबिल्ट ऐसा होता है, ठीक है, ये भी बात सही है जो लिखा हुआ है। इसके बाद नो बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय द हाई रेजिस्टेंस, नो, ठीक है, क्योंकि करंट फ्लो नहीं होता है उस कंडीशन में बैलेंस पॉइंट पे, तो रेजिस्टेंस का कोई मतलब नहीं रह जाता है उस केस में। इफ द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइवर सेल, तो नहीं, ऐसा भी नहीं होगा, क्योंकि जब करंट ही फ्लो नहीं होगा तो इसमें कितना भी रेजिस्टेंस लगा होगा उसका तो कोई यूज नहीं हो रहा, ठीक है। हाँ, जब आप बैलेंस पॉइंट से लेफ्ट या राइट में होते हो तब करंट फ्लो होता है एंड इट कैन हीट द वायर और फ्यूज द गैल्वेनोमीटर और शॉर्ट सर्किट द बैटरी, ठीक है, बैटरी को चला सकता है, ठीक है, वायर को हीट कर सकता है, या फिर गैल्वेनोमीटर भी आपका खराब हो सकता है। कई बार ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ये थोड़े से अजीब से एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि मैं अजीब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बैटरी को सीधा तार से जोड़ना है, बैटरी में कोई लोड ही नहीं है, सीधा एक सिंगल वायर, उससे आप बैटरी को कनेक्ट कर रहे हो, तो वायर में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो होगा। एक नॉर्मल जो 1.5 वाली वोल्ट की बैटरी आती है ड्यूरासेल वाले, अगर आप उसको करंट मेजर करोगे उसका, तो 4 एम्पियर का करंट होता है उसमें, तो 4 एम्पियर का करंट काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। आपके लिए सरप्राइजिंग होगा कि जो हाई ट्रांसमिशन वायर होता है जो वो करीब 13 लाख वोल्ट का होता है, ठीक है, जो ओवरहेड वायर्स होते हैं जो पावर ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, उनका वोल्टेज जो करंट होता है वो मिली एम्पियर नहीं माइक्रो एम्पियर में होता है, और जो बैटरी, एक छोटी सी बैटरी आपको करंट देता है वो उससे हजारों गुना ज़्यादा होता है बैटरी में करंट, एक पेंसिल बैटरी का जो कि 4 एम्पियर है, ठीक है। तो करंट के मामले में बैटरी काफ़ी ज़्यादा करंट देता है, इसलिए बैटरी को शॉर्ट सर्किट नहीं किया जाता है करंट मेजर करते वक्त भी बैटरी का, ठीक है। जितने भी मल्टीमीटर्स होते हैं या वोल्ट एम्पियर मीटर्स होते हैं, करंट मेजर करना जो है इट्स समव्हाट डेंजरस देन वोल्टेज मेजर करना बहुत आसान होता है। आपको क्या करना है, मल्टीमीटर मार्केट में हम आते हैं, ठीक है, उसमें एक डिस्प्ले होता है, उसमें 2 नॉब्स होते हैं जिसमें वायर लगे होते हैं, इन वायर्स को बैटरी के क्रॉस आपको लगाना होता है, रेड वाले को पॉजिटिव में, ये रेड है, और ब्लैक वाले को नेगेटिव साइड में बैटरी के, और आसानी से यहाँ पे वोल्टेज 1.5 वोल्ट की तो दिख जाएगा, ठीक है। अगर आपके पास 12 वोल्ट की बैटरी है, आपने उसमें कनेक्ट किया, उसमें 12 वोल्ट दिखेगा, लेकिन अगर आपको करंट मेजर करना है इस मल्टीमीटर के थ्रू, तो आपको करना ये होता है कि यहाँ पर से ये जो नॉब एक होता है उसमें से निकाल लेना होता है, और उस नॉब को बगल वाले नॉब में डालना होता है, ठीक है। नॉब चेंज करना पड़ता है, रेड या ब्लैक, वो डिपेंड करता है उस मल्टीमीटर पे। नॉब करंट मेजर करने के लिए अलग नॉब होता है और वोल्टेज मेजर करने के लिए अलग नॉब, एक नॉब जो होता है रेड वाला उठा के उसमें डालना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसा क्यों करते हैं, और जब करंट मेजर करते हैं तो उसके पीछे प्रिकॉशंस और वार्निंग लिखा होता है। करंट मेजर करते वक्त आपको वार्निंग जरूर पढ़ना चाहिए कि आप ज़्यादा देर तक अगर आपने इसमें लगा करके उसमें चेक कर रहे हो, बहुत देर तक आप करंट को देख रहे हो कि हाँ भाई इसमें 13 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो आप मल्टीमीटर तो ख़राब करेंगे ही, बैटरी भी ख़राब कर लेंगे, ये वायर भी पूरी जल जाएगी, ठीक है। जो कि डीसी करंट जो होता है उसमें वो एसी की तरह है नहीं, एसी और डीसी में बहुत बड़ा फ़र्क है जो कि आपको आने वाले चैप्टर्स में समझ में आ जाएगा। इसमें जब एसी करंट फ्लो होता है किसी वायर से तो वायर काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाता है, ठीक है। तो करंट मेजर करते वक्त
मेजर करते हैं, ऐसा नहीं कि लोग नहीं करते हैं, मेजर करते वक्त इसको तुरंत ऐसे टच कराते हैं, तुरंत हटा लेते हैं, तुरंत मेजर किया, जल्दी से इस रीडिंग को पढ़ लिया, तुरंत हटा लिया, ताकि ज़्यादा देर तक हम इस सर्किट में वो करंट ना बनने दें, जिससे हीट जो होगा वो ज़्यादा हो जाएगा। जबकि वोल्टेज मेजर करते वक्त आप आसानी से कर, आप कितनी देर तक दिन भर कनेक्ट करके छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोनों में ये फ़र्क है, करंट मेजर करते वक्त प्रिकॉशंस बरतना होता है, इसीलिए यहाँ पर रेजिस्टेंस भी लगाया गया है, क्योंकि जैसे मल्टीमीटर खराब हो सकता है वैसे गैल्वेनोमीटर भी खराब हो सकता था, ठीक है। हाँ, एक मुझे एक इंसिडेंट याद है, मैं एक बार मल्टीमीटर परचेज करने गया था, तो जो शॉपकीपर था उसको उतने अच्छे से शायद मालूम नहीं था, उसने क्या कि मैंने कहा कि इससे करंट भी मेजर करके दिखाओ, उसने वोल्टेज मेजर करके दिखा दिया था। तो करंट जब वो मेजर करने लग गया, ठीक है, शायद वो उसके दुकान पर कोई और था, जूनियर था, कोई जो एक्सपीरियंस नहीं था उस समय, जिसकी दुकान थी वो आदमी उसमें एब्सेंट था। तो उसने बैटरी लिया, मेरे पास एक यूपीएस था, ठीक है, मेरे पास नहीं, उसके पास एक यूपीएस था, उसने उस यूपीएस को डायरेक्टली मल्टीमीटर से कनेक्ट कर दिया, और जो नया मल्टीमीटर था उसके दोनों वायर जो थे बिल्कुल गर्म हो गए, और बिल्कुल जो उसका जो पीसीबी होता है, वायर के ऊपर जो कवरिंग होती है, वो बिल्कुल पिघलने सा अलग हो गया, ठीक है, बिल्कुल हीट हो गया। मेरा हाथ जो था वो टेबल पे ही था और वायर के पास में ही था, वायर मुझे बहुत ज़्यादा गर्म लगना, मैंने उसको बोला कि इसको तुरंत डिस्कनेक्ट कर दो, नहीं तो ये पूरा वायर जल जाएगा, और उससे गंध भी आने लग गई। जो डीसी करंट जो होता है वो आपको सेफली यूज़ करने वाली चीज़ होती है, ऐसा नहीं कि बैटरी जो होता है सेफ होता है। डीसी करंट इज़ वेरी डेंजरस, क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते रहते हैं हमेशा, ठीक है, जिसकी वजह से कोलिजन बहुत ज़्यादा होता है और हीट हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है, और एसी में ये कम होता है, ठीक है। अब आपका कोई और भी क्वेश्चन है? लास्ट क्वेश्चन, वुड द मेथड वर्क इन द अबव सिचुएशन इफ द ड्राइवर सेल ऑफ द पोटेंशियोमीटर हैड एन ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट। ये कह रहा है कि अगर जो पोटेंशियोमीटर का जो ऊपर में जो 2 वोल्ट वाला लगाया गया था ना, 2 वोल्ट, उसको हटा दें और 1 वोल्ट का लगा दें, ठीक है, सो ये ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि जो नीचे वायर लगाया गया है वो 67 पॉइंट जो भी था समथिंग, इतने में जो वोल्टेज ड्रॉप आएगा वो 1 से कम होगा, यहाँ से यहाँ के बीच में जो वोल्टेज होगा वो 1 वोल्ट का एक फ्रैक्शन होगा। मान लेते हैं कि वो 0.6 वोल्ट आ जाता है, मान लेते हैं, ठीक है, इतने पर अगर आप 0.6 वोल्ट आ रहा है और बैटरी आपकी कितनी है 1.02 वोल्ट का, तो ये तो बैटरी ही उससे ज़्यादा हो रहा है। सो ये वाला वोल्टेज जो है वो बैटरी के वोल्टेज के बराबर आना चाहिए था, जबकि बैटरी का वोल्टेज जो है वो इसके पूरे वायर के वोल्टेज ड्रॉप से ज़्यादा हो जाएगा। सो बैलेंस पॉइंट आपको कभी भी नहीं मिलेगा। ऐसा लगेगा कि वायर यहाँ पर आप आते आते बैलेंस, जैसे गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, उसमें डिफ्लेक्शन आ गया, आप यहाँ पर आए तो डिफ्लेक्शन थोड़ा कम हुआ, यहाँ पर आए तो कम हुआ, थोड़ा सा और कम हुआ, यहाँ पर आते आते डिफ्लेक्शन इतना रह गया, ठीक है, 0 नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर और वायर होता तो शायद हो पाता। तो बैलेंस कभी भी नहीं हो पाएगा, बिकॉज यू नीड सम मोर वोल्टेज, बिकॉज द a fraction of this voltage will be used to balance that battery। और बैटरी को क्या बैलेंस करेगा, बैटरी का वोल्टेज इस पूरे वोल्टेज से ड्रॉप से ज़्यादा हो जाएगा, सो नहीं कर पाएगा। Would the circuit work well for determining an extremely small EMF, say of a order of few millivolts, such as the typical EMF of a thermocouple? थर्मोकपल आपने शायद पढ़ा होगा, उसको हम कहते हैं सीबैक इफेक्ट कहते हैं। सीबैक इफेक्ट जो होता है उसमें 2 जंक्शन बनाए जाते हैं, ठीक है, ये मेटल, ये कोई मेटल कंडक्टर 1, ये मेटल 2, ठीक है, और यहाँ पर भी मेटल 1 एंड मेटल 2, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया जाता है। जब ये मॉल्टन स्टेट में थोड़े पिघले से होते हैं, ठीक है, तब इनको चिपका दिया जाता है, तब ये जुड़ जाते हैं कंप्लीटली, ठीक है। इसमें एक वायर जोड़ देते हैं, ठीक है, M1 में जोड़ देते हैं और ये M2 में डाल देते हैं,
और M1 से यहाँ जोड़ करके M2 में डाल देते हैं। इसको हम एक हॉट वाटर में डाल देते हैं, हॉट, और इसको जरूर नहीं कि वाटर में ही डालें, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसको हाई टेम्परेचर पे रखना है, इसको लो टेम्परेचर पे। टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करने से, अभी डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता हो कि जो मेटल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हीट पा करके वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर उनकी एनर्जी ज़्यादा होती होगी, यहाँ पर कम होती होगी, ठीक है। तो इस डिफरेंस की वजह से इसमें ऐसा लग रहा है कि जैसे वो बैटरी नहीं होती है जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, वहाँ पर केमिकल पोटेंशियल डेवलप करवाया जाता है, यहाँ पर थर्मियोनिक कर सकते हैं, ठीक है। ये थर्मल एनर्जी की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ इनके बीच में यहाँ पर होता है। तो ये वाला जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इस पोटेंशियल डिफरेंस में अंतर होता है, ठीक है। इस वजह से इसमें एक करंट फ्लो हो जाता है इन दोनों के बीच में। दिस इज कॉल्ड सीबैक इफेक्ट। आप इसको सर्च करके डिटेल में पढ़ सकते हैं, इसको सीबैक इफेक्ट कहते हैं। और ये इफेक्ट जो होता है वो बहुत ही कम वैल्यू का करंट जनरेट कर पाता है, जिसकी वैल्यू जो है आपके बुक में दे रखी है वो कितनी है, EM ऑफ ए थर्मोकपल मिलीवोल्ट, ए फ्यू मिलीवोल्ट्स में ये आता है। करंट तो माइक्रो में शायद जाता है, ठीक है। सो क्या हम लोग would the circuit work well for determining an extremely small EMF, say of the order of a few millivolt, ठीक है, such as the, एक सेकेंड, मैंने वो पेज नंबर मिस कर दिया। इफ नॉट, तो ये तो खुद ही बता रहे हैं कि नहीं होगा। इफ नॉट, हाउ विल यू मॉडिफाई द सर्किट। अगर नहीं होगा तो आप कैसे मॉडिफाई कर देंगे सर्किट को। तो जो हमारे पास सर्किट दिया हुआ है उसमें जो वोल्टेज है, ठीक है, वो जो आप जॉकी इधर उधर मूव कराते हैं, ठीक है, उसे जो पोटेंशियल ड्रॉप इसमें आता है वो पोटेंशियल ड्रॉप जो है वो वोल्ट्स में है, यानी 0.1 वोल्ट या 0.01 वोल्ट, ठीक है। जबकि हमें क्या मेजर करना है, मिली वोल्ट में, यानी कि नीचे में जो बैटरी लगा हुआ है, ये बैटरी सीबैक इफेक्ट वाले में क्या होता है, मिली वोल्ट में होता है। तो इसको जब आप मेजर करोगे तो बहुत ही नज़दीक में बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा डायग्राम साफ कर देता हूँ, देखो ये पोटेंशियोमीटर का वायर है, ठीक है, इधर बैटरी लगी हुई होगी जो भी है। आपके पास जो बैटरी है वो उसका जो EMF है वो मिली वोल्ट में है, यानी कि बहुत ही कम, 0.00003 मान लेते हैं वोल्ट का है, फिर बहुत कम वोल्टेज है। इसको आप बैलेंस करेंगे तो ये इतना क्लोज बैलेंस होगा, इतने कम डिस्टेंस पे बैलेंस होगा कि आप इसको आपको लेके जैसे एरर में काउंट हो जाएगा। वो जरा सा जॉकी आपने दाएं हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा किया कि वो वैल्यू जो अनबैलेंस होने लग जाएगा। गैल्वेनोमीटर जो वो बैलेंस ही नहीं कर पाएंगे सही से, क्योंकि वो हेयर लाइक डिस्टेंस हो जाएगा थिकनेस, तो इतने कम पे बैलेंस होगा। तो इस डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, ये जो बैटरी हमने लगा रखा है इसको हटा करके कम वोल्टेज वाला बैटरी लगाना पड़ेगा, या फिर इसमें यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाना होगा ताकि ये वोल्टेज ड्रॉप यहाँ आ जाए, ठीक है, और इसमें वोल्टेज ड्रॉप जो है वो पर यूनिट लेंथ कम हो जाए। तो ये मॉडिफिकेशन करके आप ये चेंजेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि थोड़ा क्विकली करेंगे, जो भी कॉन्सेप्ट्स है वो मैं आपको क्विकली बता दूंगा, क्योंकि ये चैप्टर भी जो है इसमें क्वेश्चन सॉल्व करना ही मेन आपका एम होगा, ठीक है। इसमें आप देखोगे कि कुछ खास डेरिवेशन में एक ये सोलिनॉइड और टोराइड का थोड़ा सा डेरिवेशन मिलेगा, बाकी हाँ यहाँ पर एक छोटा सा डेरिवेशन टॉर्क का है इसमें एक, और मैग्नेटिक डाइपोल है, ठीक है।
तो हाँ, इसमें गैल्वेनोमीटर पे भी क्वेश्चंस आते हैं। तो ज़्यादातर आप पाएंगे क्या कि ये जो चैप्टर है, ये क्वेश्चन इससे काफ़ी जनरेट होता है, न्यूमेरिकल बनता है इससे काफ़ी, ठीक है। और इसमें काफ़ी सारा कॉन्सेप्ट है। इस चैप्टर में काफ़ी कुछ नया जो है, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ा होगा। मतलब अभी तक जो आप करेंट में चैप्टर तक पढ़ रहे थे, आप बेसिक आइडिया तो 10th में ही पढ़ चुके थे कि V=IR होता है, ओम्स लॉ होता है। ओम्स लॉ को ही किरचॉफ्स लॉ के फॉर्म में हम समझ रहे हैं, उसमें भी वही चीज़ हो रहा है। किरचॉफ्स लॉ में भी हम क्या कर रहे हैं, एक लूप का वोल्टेज निकाल रहे थे, और उसके बाद सारा जो पोटेंशियोमीटर हो चाहे कुछ भी हो, वो सब बेसिकली ओम्स लॉ का ही एप्लीकेशन था। तो कोई नई चीज़ नहीं थी। हाँ, अब अगर आप इसमें मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म जो चैप्टर है, इसका थ्योरेटिकल जो बैकग्राउंड है वो 10th क्लास में आपको प्रोवाइड किया गया था, ठीक है, कि चार्ज पे फोर्स लगता है, ठीक है। या फिर वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपने शायद 10th क्लास में किया हो, कि मैग्नेट जो होता है वो फोर्स लगाता है करंट कैरिंग कंडक्टर पे, ठीक है। तो वो सब जो आपने थ्योरेटिकली पढ़ा था, सिर्फ मतलब कि एक इंफॉर्मेशन के फॉर्म में आपके सामने रखा गया था। अब उसको आप मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स बेसिकली मैथमेटिकली कैलकुलेट करने को ही कहा जाता है, ठीक है। बचपन में हम साइंस करते हैं, लेकिन ये जो साइंस है वो डिवाइड हो जाता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। सो चूँकि काफ़ी ज़्यादा मैथमेटिकली ये कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, तो आपको अलग अलग ये सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। तो इसमें जो भी सारा जो कैलकुलेशन बेस्ड जो फार्मूले हैं वो हम लोग कवर करेंगे, और उसके बाद जो मेन डेरिवेशन है वो हम लोग करेंगे। और इसमें आप इस चैप्टर को कंप्लीट तभी मान सकते हो कि आपको आता है, जब आप इसके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हो आसानी से। मतलब आपको कोई दिक्कत नहीं होती न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, तब आप कह सकते हो कि हाँ ये वाला चैप्टर आता है। अगर सिर्फ सोच रहे हो कि हमें डेरिवेशन करना आ गया है इस चैप्टर का, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इससे जो आएगा वो है न्यूमेरिकल।